इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में शिक्षण संस्थाओं का, हॉस्पिटलों का संचालन किया जाता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। CNI का गठन 1970 में हुआ, 6 चर्चों का विलय करने के पश्चात, और उसके पश्चात 1975 में उसके द्वारा 27 डायसिसें बनाई। डायसिसें अगर समझें तो पूरे प्रदेश का एक कार्यालय, जैसे लखनऊ डायसिस में से एक है, और वो डायसिसों का काम था धार्मिक काम, चर्चों की देखरेख करना, उनका संचालन करना। उसके पश्चात करीब 80 के दशक में 82-83 के आसपास इन्होंने पूरे डायसिसों में एजुकेशन बोर्डों का गठन किया, और उसके अंतर्गत जितने भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो विद्यालय थे उनका वो संचालन करने लगे। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। 1894 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में जमीनों का अधिग्रहण किया गया। 1894-95 में अधिग्रहण करने के पश्चात उन जमीनों पर प्रशासनिक कार्यालय बनाए गए, क्योंकि भारतवर्ष में उससे पहले प्रशासनिक कार्यालय नहीं साल की लीज की गई, और जो अन्य लोग थे उनको विद्यालय, हॉस्पिटल संचालित करने के लिए उन सरकारी जमीनों की 99 साल की लीज की गई। 1860 पंजीयन एक्ट के तहत जो सोसाइटी एक्ट था उसमें उन्होंने बाकायदा उस शिक्षा समितियों का गठन किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उन सारी शिक्षा समितियों में उस समय के अंग्रेज ही पदाधिकारी होते थे, और वो स्कूलों का संचालन करने लगे। लेकिन बड़ा अहम सवाल, ब्रिटेन अपने वापस वतन चले गए, तब वो सरकारी ज़मीनों पर बने हुए वो संस्थान तत्कालीन सरकार को उसी समय पर सरकार में नियुक्त कर लेने चाहिए थे। उसमें कुछ ज़मीन प्राइवेट भी थी, जैसे पूरे देश में जो सिविल लाइन बनाई गई है वो ज़्यादातर क्रिश्चियनों को उसमें बसाया गया। वो प्राइवेट किसानों की जबरन ज़मीन को 99 साल की लीज की गई। तब सरकारी ज़मीन सरकार की हो जानी चाहिए थी, वो संस्थान सरकार के हो जाने चाहिए थे। बड़ा अहम सवाल है कि 1947 के बाद लगभग 80 तक वो विद्यालय किसके द्वारा संचालित किए जाते थे। मेरी जो रिसर्च है, मैं 2 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, उन संस्थानों में जो भारतीय कर्मचारी थे उस समय पे, अंग्रेज जब छोड़ के चले गए तो चूँकि शिक्षा समिति का द्वारा उसका रिन्यूअल नहीं हो सकता था, किसी भी उस लीज का हस्तांतरण नहीं हो सकता था, चूँकि उसका कोई भी पदाधिकारी लीज होल्डर भारतवर्ष में नहीं बचा। तब उन कर्मचारियों ने पर उसका कब्जे किए, और धीरे धीरे फर्जी सोसाइटियाँ उन्होंने बनाई, चूँकि ज़मीनों का स्वामित्व था नहीं, और जबकि इसमें ज़मीन का स्वामित्व बहुत ज़रूरी होना है। तो संस्था पे उनके द्वारा जब संचालन करने लगे, 80 के दशक में आके जब CNI का गठन हो गया, उन लोगों से जो कर्मचारी थे उनसे हड़पने का काम इन लोगों ने कर लिया, और चूँकि वही थे, बाद में उन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, और धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष के शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर लिया। इसमें और महत्वपूर्ण सवाल है कि वो जो विद्यालय हैं, उस विद्यालय का नियमानुसार फीस का हम कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का एक फैसला है, जिसमें उस स्कूल की फीस को पब्लिक मनी माना है, वो उसके विद्यालय के डेवलपमेंट पर खर्च की जा सकती है। उसकी जो मूल संस्था है वो पैसा उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर पूरे देश में इन शिक्षण संस्थाओं में जो फीस प्राप्त होती है उसको धार्मिक संस्था डायसिस में, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, एक बिशप के नाम से 20-20 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, व्यक्तिगत खातों में फर्जी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और उस पैसे से अपनी बेनामी संपत्तियां खड़ी करने के अलावा ये लोग बड़े पैमाने पर देश में धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी में होगा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इनके द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है, और उस पैसे का जो हम सब के बच्चे उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस फीस का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी हाल में मैंने जब जांच की तो पाया कि जो बांग्लादेश के द्वारा जो घुसपैठ करते हैं हमारे बांग्लादेश में, बंगाल उसमें, तो वो घुसपैठ करने के बाद रोहिंगा उड़ीसा, बंगाल के रास्ते उड़ीसा आते हैं, और उनको धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बना के उनको भारतीय नागरिक बनाने का भी काम कर ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। अभी पिछले 11 तारीख को कर्नाटक में कोथानूर थाने में एक ED ने FIR दर्ज की। अभी FCR एक बिल आ रहा है, उससे ये संस्थान बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि जो विदेशों का फंड आता था उसको अनैतिक कार्यों में ये खर्च करते थे, और उनका हिसाब किताब कोई रखते नहीं थे। बड़े पैमाने पर वो फर्जी फंड आता था। उस पर जब भारत सरकार जब कानून लाने जा रही, थाने में FIR इसलिए हुई कि कोई वहाँ के USA के एक नागरिक बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनकी तलाशी होती है,
उस तलाशी में उनके पास 24 इंटरनेशनल एटीएम कार्ड प्राप्त होते हैं और उस 24 एटीएम इंटरनेट कार्ड का जब डाटा निकाला गया तो लगभग 95 करोड़ रुपए भारत में बस्तर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में निकालने का रिकॉर्ड मिला और ईडी ने वहां क्राइम संख्या 202/26 कोठानूर थाना बेंगलोर में दर्ज की। उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जांच हो रही है। तो अब ये नए तरीके का भी एक करने लगे हैं कि वहां से इंटरनेशनल कार्ड यहाँ ला करके उस फंड को निकालते हैं ताकि FCRA से बचा जा सके और आप सरकार की आंखों में धूल झोंक सके। ये बहुत इस संबंध में मैंने पिछले आगरा जनपद में, चूंकि एक आगरा डायसिस भी है, मैं आगरा का निवासी हूँ, मैंने वहाँ पुलिस प्रशासन को एक एप्लीकेशन दी। SIT के अध्यक्ष थे श्रीमान अक्षय मालिक जी, ASP हरिपर्वत के पद पर कार्यरत थे। उनको मैंने एक एप्लीकेशन दी और उसमें उनके द्वारा जांच कराई गई। जांच करने के बाद मेरे आरोप उसमें सिद्ध हुए कि ये लोग फर्जी हैं, संस्थानों पर फर्जी कब्जे किए गए हैं। इस पैसे का कूट रचित दस्तावेजों के सहारे बाहर अन्य प्रदेशों में भेजने का काम नियम विरुद्ध ये लोग कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि मैंने इसमें FIR की संतुष्टि की है, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आगरा पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम अन्य शिकायतें भी इसमें हुई हैं। मेरे द्वारा इसकी शिकायत मैं स्वयं PMO में गया, वहाँ शिकायत करके आया। ईडी के जो इंडिया के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन जी, मैंने उनको शिकायत की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को भी शिकायत की। वो लेटर मेरा वहाँ ईडी को भेज दिया गया, उसका लेटर मेरे पास आया है। मैंने इस संबंध में शिकायत EOW के DG श्री जैन साहब मध्य प्रदेश को भी शिकायत की है। उसके नोटिस इन लोगों को हो गए हैं, उसका नोटिस मुझे भी आया है। अब देखने का सवाल है कि अब आगे कार्रवाई कब होगी। अभी तक प्रशासन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आगरा पुलिस प्रशासन इसमें क्यों पंगु हो रहा है। तमाम जांचें हो चुकी, उसमें वो सारे अपराध जो मैंने इसमें लगाए हैं इनके ऊपर वो सब सिद्ध हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। अभी हाल में 13 तारीख को मैं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी से भी मिला। मेरे पास उसका ये लेटर है, आदेश है, उसमें भी इन्होंने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। इसमें पूरा ये स्पष्ट है कि प्रकरण बहुत गंभीर है, जिसमें जांच कर FIR दर्ज करते हुए, अभियोग दर्ज करते हुए विवेचना करें, लेकिन आज तक इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनावश्यक रूप से इस कार्रवाई को टाला जा रहा है। पता नहीं इसमें इनकी संलिप्तता है या ये इसके मिलीभगत है या ये लोग किस कारण से इस कार्रवाइयों को टाल रहे हैं, जबकि देश के सामने ये बड़ा अहम सवाल है कि इनके द्वारा इस धन का दुरुपयोग तो किया ही जा रहा है, जिससे अवैध धर्मांतरण को भी बढ़ावा ये लोग दे रहे हैं। मैं मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, टाइम मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भी समय मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस विषय को रखूँगा। जी जी देखिए, इसमें चूंकि ये लोग, मैं प्रभावशाली इस मायने में कहूँगा, इन संस्थानों पर जो भी कब्जे हैं वो मात्र टीचर रहे थे, अध्यापक। वो अध्यापक है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं रहे लोग। तो पैसे का प्रभाव है, ये लोग पैसे का खेल खेलते हैं और इनके पूरे देश में हर न्यायालय में इनके पहले से अधिवक्ता नियुक्त है। चूँकि पैसा इनका अपना नहीं है, स्कूल में जो फीस आती है उसी का ये दुरुपयोग करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। देखिए, ये लोग कहते हैं कि हमारे जो संस्थान है वो अल्पसंख्यक संस्थान है। अल्पसंख्यक संस्थान के बाकायदा नियम होते हैं, उसमें कितने % छात्र होंगे, कितना % उसका स्टाफ होगा, लेकिन उसका कोई पालन नहीं होगा। और उसका बहाना बना करके जो राइट ऑफ एजुकेशन है उसका भी दुरुपयोग कहीं ना कहीं हो रहा है। लाखों बच्चे इन संस्थानों में पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए वंचित किया जाता है, ये लोग बहाने बना देते हैं कि ये हमारे जो संस्थान है वो अल्पसंख्यक संस्थान है। मैं बड़ा क्लियर कर दूं, इन संस्थानों को जो संचालित कर रहे हैं, ये एक भी संस्थान इनका नहीं है। कूट रचित दस्तावेजों के सहारे इन पर कब्जे किए गए हैं। बड़ा अहम सवाल है कि जब इनको स्थापित करने वाले जो लोग थे, पूरा प्रबंध तंत्र था, वो बाहर ब्रिटेन चला गया और उसका रिन्यूअल किसी का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी भी संस्थान का रिन्यूअल जिस संस्था के द्वारा इसकी स्थापना हुई उसका नहीं हो रहा। सब फर्जी दस्तावेज हैं। मेरे पास पर्याप्त इसके साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट हैं
वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में ये सिद्ध कर सकता हूँ कि ये सारे संस्थान फर्जी पेपरों के सारे संचालित किए जा रहे हैं। इन लोगों के एक भी संस्थान नहीं है जो 10-20 साल में इनके द्वारा कोई संस्थान खरीद के बनाया होगा, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जितने भी पुराने संस्थान हैं वो सब फर्जी संचालित हो रहे हैं और फर्जी रूप से इन लोगों ने कब्जे किए हुए। जरमाया नाम के व्यक्ति जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, उनका क्या इस पूरे मामले पर? देखिए, जो जरमाया है, एक छोटा सा बैग टीम का लेकर के बक्सा लेके आए थे और उसमें टीचर एक सेंट जॉर्जेस विद्यालय वहाँ, जिसकी अभी इन्होंने 150वीं वर्ष मनाई, स्थापना दिवस मनाया, और जबकि उसका 1950 में उसका एक रजिस्ट्रेशन मुझे प्राप्त हुआ है कि तब इसका रजिस्ट्रेशन कर्मचारी द्वारा किया गया और उसमें पैन कार्ड 1975 में जारी हुआ, लेकिन 88 में उस संस्था को बंद करके 83-84 में गठित एजुकेशन जो बोर्ड है उसके द्वारा वो संचालित उसको दिखा रहे हैं। उनके द्वारा 2 विद्यालय से सैलरी ली गई और अपने उसी संस्थान में 3 गार्डन रोड बालूगंज उसका एड्रेस है, उसी पर एक फर्जी एम्पायर और राज कंप्यूटर्स के नाम से कंपनी बनाई और वो स्कूल में से 3 गार्डन रोड में से पैसा निकाला और 3 गार्डन रोड में उस कंपनी में डाल दिया और वो जिसको जो साइनिंग अथॉरिटी था वो इसी लखनऊ में सैनिक स्कूल में टीचर था गवर्नमेंट का, उसके नाम से वो कंपनी वहाँ संचालित हो रही थी। करोड़ों रुपए उसमें ट्रांसफ़र किया गया और अभी हाल में 18-19 में 35 करोड़ रुपए उस जरमाया के द्वारा एक राहुल जैन के खाते में ट्रांसफ़र किया गया और जब उसकी शिकायत हुई तो 2 वर्ष बाद एक 5-7 करोड़ की रजिस्ट्री कराई जाती है और उस रजिस्ट्री में जो संस्था बंद हो गई 88 में उसका पैन कार्ड लगाया जाता है और ज़मीन नाम कराई जाती है आगरा डायसेस ट्रस्ट एसोसिएशन, जो कानपुर से आरओसी के रूम में 88 में कंपनी बनी है उसके नाम। तो जरमाया वहाँ प्रमुख है और आजकल वहाँ आगरा डायसेस के जो बिशप हैं वी.के. नायक, विजय कुमार नायक, ये पूरा नेक्सस उनका चल रहा है। उनका आज जो CNI के मॉनिटर हैं मिस्टर पार्थोस कैनिंग, उनको भी प्री प्लान से उन्होंने बनाया, क्योंकि सारा धर्मांतरण का ये जो काम करते हैं वो बंगाल और उड़ीसा के माध्यम से सारा संचालित होता है। और ये विजय कुमार नायक उड़ीसा के रहने वाले हैं, उन्होंने नियमों में फेरबदल करके पार्थोस कैनिंग को उसका डायरेक्टर क्या नाम है इसका CNI का मॉनिटर नियुक्त किया है और बिल्कुल फर्जी रूप से उनको मॉनिटर नियुक्त किया है। उनकी डिग्रियां भी फर्जी हैं। एक मॉनिटर के पद पर बैठने के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे पास ITA में लिया गया उनका इंटरफेयर का सर्टिफिकेट मेरे पास है। इसका मतलब है कि वो अहर्ता नहीं रखते उस पद पर पहुंचने की, लेकिन चूँकि वो उड़ीसा से बंगाल धर्मांतरण का पूरा काम चलता है। और इनके आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ 2022 में इनके जो मॉनिटर थे PCC पार्थोस कैनिंग से पहले एक मॉनिटर रहे, उनको ED ने वहाँ गिरफ्तार किया था और लगभग 2-3 साल से वो जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल की। तब उनके साथ जो जुड़े हुए अन्य लोग थे वो धनबल के आधार पर वो बच गए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्द मध्य प्रदेश सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहाँ की सरकार संजीदा है इस विषय पे और वहाँ के अधिकारी भी बड़े संजीदा हैं। मेरी अभी वहाँ DG EOW से मुलाकात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो शेष कार्रवाई थी हम उसको पूरा करेंगे और निश्चित इनको जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे।